हाय फ्रेंड्स, आज से हम लोग अपने चैनल पर एक बिल्कुल नया चाइनीज़ ड्रामा स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ का नाम है साइन ऑन मी। ये एक बहुत ही क्यूट रोमांटिक लव स्टोरी है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट एपिसोड में क्या होता है। ड्रामे की स्टार्टिंग होती है हीरो के इंट्रोडक्शन से। हीरो का नाम है लिन यूशेन। वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्जरी परफॉर्म कर रहा होता है। सर्जरी स्टार्ट हुए लगभग 20 घंटे हो चुके होते हैं और फाइनली वो ट्यूमर सक्सेसफुली रिमूव कर देता है। सर्जरी कंप्लीट करके वो बाहर आता है और काफ़ी कॉन्फिडेंट और प्राउड लग रहा होता है। पेशेंट की फैमिली उससे पूछती है, डॉक्टर सब ठीक तो है ना? यूशन बोलता है, सर्जरी बिल्कुल सक्सेसफुल रही है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, थोड़ी देर में पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप मिल सकते हैं। वहीं पास में कुछ सीनियर डॉक्टर खड़े होते हैं। वो आपस में बात करते हैं कि कुछ लोग पैदाइशी टैलेंटेड होते हैं, यूशन भी उन्हीं में से एक है। सर्जरी के मामले में तो कमाल है, लेकिन बाकी डॉक्टर से ज़्यादा उसे पेशेंट की केयर होती है। इसी मेडिकल वर्ल्ड में ये लड़का बहुत आगे जाने वाला है। तभी यूशन को फ़ोन कॉल आता है। उसका फ्रेंड होता है। उसका फ्रेंड कहता है, भाई लग रहा है आज तू बहुत अच्छे मूड में है। यूशन बोलता है, हाँ यार, ज़िंदगी की एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी सक्सेसफुली करके आ रहा हूँ। फ्रेंड बोलता है, तो फिर आज पार्टी में ज़रूर आना, तुझे एक लड़की से इंट्रोड्यूस करवाना है, पक्का तुझे पसंद आएगी। यूशन मना करता है, यार मेरे पास टाइम नहीं है, काम बहुत है। तब फ्रेंड याद दिलाता है, अरे पिछले हफ्ते पार्टी में जो लड़की मिली थी, निंग फैमिली की नी शिगुआ, वही लड़की है। ये सुनते ही यूशन को शिगुआ याद आ जाती है, जैसे वो पहले देख चुका होता है और उसे काफ़ी अट्रैक्ट हो गया था। यूशन पूछता है पार्टी कितने बजे है और तुरंत आने के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट डे यूशन कार लेकर दूसरे शहर पार्टी अटेंड करने जा रहा होता है। बीच में फ्रेंड फिर कॉल करता है, बोलता है कल तो बोल रहा था अब टाइम नहीं है और आज सबसे पहले तू ही निकल पड़ा। यूशन हंसते हुए बोलता है, कोई रीज़न नहीं, बस अब शादी की एज भी हो रही है ना। फ़ोन कट करके वो ड्राइविंग पर फोकस करता है, लेकिन तभी साइड से एक ट्रक से बड़ा सा कवर उड़कर उसकी कार के सामने आ जाता है। यूशन का कंट्रोल लूज़ हो जाता है और भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। यूशन गाड़ी से गिर जाता है और सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। इसी वक्त स्टोरी शिफ्ट होती है 2011 में। वहाँ हम हीरोइन शिगुआ को देखते हैं। वो घर पर आराम से बैठी होती है और अपने कज़न जिंग से बात कर रही होती है। जिंग बोलता है, दीदी अंकल ने एक और नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, अंकल तो कमाल कर रहे हैं। शिगुआ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखती। तब डोरबेल बजती है। जिंग बोलता है, दीदी नया ट्यूशन टीचर आया है, प्लीज़ आप डोर ओपन कर दो, मैं गेम के इम्पोर्टेंट लेवल पर हूँ। शिगुआ थोड़ी इरिटेटेड होकर डोर ओपन करती है। बाहर जिंगशु खड़ा होता है। ये ड्रामे का सेकंड मेन लीड है। जैसे ही शिगुआ उसे देखती है वो तुरंत अट्रैक्ट हो जाती है। उसके मन में आता है, ये लड़का इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। ये सब 2011 की बात होती है। अब स्टोरी आती है 2012 में। शिगुआ कॉलेज का फाइनल ईयर में होती है। इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद वो फाइनल सेमेस्टर के लिए कॉलेज जा रही होती है। अपने फ्रेंड के लिए वो चिकन, ब्रीफ, फिश जैसे कुक्ड आइटम लेकर जा रही होती है। शिगुआ अपने हॉस्टल के फ्रेंड्स को टेक्स्ट करती है और लिखती है, मैं आ रही हूँ, साथ में खाना भी है, सब लोग रेड कारपेट बिछा के रेडी रहना, समझे। मैसेज देखते ही हॉस्टल की सारी लड़कियां एक्साइटेड हो जाती। कोई बोलता है ये मेरे लिए है, कोई कहता है वो डिश मेरे लिए। सब लोग अपना अपना हिस्सा पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। शिगुआ की कार अभी आई ही होती है, तभी सब बोलने लगते, शिगुआ आ गई है, चलो खाना खाने चलते हैं। तब एक लड़की बोलती है, रुको रुको, एक सरप्राइज़ है, 1 मिनट वेट करो। उसी वक्त वहाँ 2 लड़के दौड़ते हुए आते हैं और पीछे देखो तो जिंगशु आ रहा होता है। वही जिंगशु जिसे शिगुआ ने पिछले साल देखा था और जिसे देखकर वो फर्स्ट साइट में उसे पसंद करने लगी थी। साथ में शिगुआ की रूममेट रोंग भी होती है। जिंगशु को कैंपस में ही जॉब मिल चुकी होती है और वो भी बैंक में। स्टार्टिंग सैलरी ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास है। ये सब लोग अकाउंट्स बैकग्राउंड के ही होते हैं। जिंगशु बोलता है, आज मेरी तरफ से ट्रीट है। शिगुआ ये सब देखकर थोड़ा ऑकवर्ड सा फील करती है। लगता है कि इन दोनों के बीच थोड़ा पास्ट कनेक्शन रहा होगा। जिंगशु भी बार बार शिगुआ को ही देखता रहता है, लेकिन शिगुआ कैजुअली बोल देती है, ट्रीट के लिए मैं नहीं आ रही हूँ। पर बाकी फ्रेंड्स बोलते हैं, नहीं नहीं, आज तो आना ही पड़ेगा, और सब मिलकर शिगुआ को साथ ले जाते हैं। अंदर जाकर शिगुआ अपनी फ्रेंड से पूछती है, जिंगशु को कैसे पता चला कि मैं आज यहाँ हूँ।
उसे तो मैंने कहा था कि कल आऊँगी। फ्रेंड बोलती है हॉस्टल के सारे गर्ल्स के बॉयफ्रेंड और जिंगशु सेम रूम में रहते हैं। ऊपर से रोंग भी तो हमारे रूम में ही हैं। रोंग और जिंगशु बचपन के फ्रेंड से एक साथ बड़े हुए हैं। उन्हें पता नहीं होता क्या? ये सब सुनकर शिगवा और भी ऑकवर्ड हो जाती है। चेहरा थोड़ा सा टेंस हो जाता है। तब सब बोलते चलो जिंगशु को कॉन्ग्रेचुलेसन बोलो, फर्स्ट जॉब, वो भी इतनी बड़ी सैलरी, सच में कमाल कर दिया। थोड़ी देर बातें चलती रहती हैं। फिर कोई पूछता है कैंपस इंटरव्यू आ रहा है ना, इतने सारे बड़ी कंपनीज आने वाले हैं, तुम लोग कौन सा इंटरव्यू देने जा रहे हो? रोंग बोलती है मैं शेंगवान कंपनी का इंटरव्यू के लिए अप्लाई करूँगी, मैं पक्का जाऊँगी। पर शिगवा कहती है नहीं, मैं इंटरव्यू देने, मेरे मॉम डैड ब्यूशी में है, मैं वापस वहीं जाऊंगी, वहाँ उन्होंने पहले से ही मेरे लिए जॉब अरेंज कर रखी है। शिगवा के डैड बहुत बड़े रिच बिजनेसमैन होते हैं, इसलिए उन्होंने ऑलरेडी उसके फ्यूचर का सब प्लान बना रखा होता है। ये सब सुनते हैं जिंगशु थोड़ा अपसेट हो जाता है। उसके मन में आता है तो क्या शिगवा यहाँ रुकेगी ही नहीं? जिंगशु बिल पे करने जाता है। शिगवा उसे देखती है और सोचती है उससे बात करूं या नहीं। फिर बिना कुछ बोले सूटकेस लेकर बाहर चली जाती। रोंग के आने का भी वेट किए बिना जिंगशु सीधा शिगवा के पास आ जाता है। वो कहता है तुम कब तक मम्मी पापा जो बोलेंगे वही फॉलो करती रहोगी? जो जॉब वो दिला रहे हैं वो उनकी चॉइस है, तुम खुद भी जॉब ढूंढ सकती हो, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो, तुम अपना टैलेंट कब प्रूव करोगी? शिगवा थोड़ी देर उसे देखते रहती है, फिर थोड़ा स्ट्रॉन्ग टोन में बोलती है ये सब मैं खुद हैंडल कर लूँगी, इसमें तुम्हें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तभी बाकी फ्रेंड्स आ जाते हैं और कहते हैं तुम दोनों यहाँ अकेले क्यों खड़े हो, चलो निकलते हैं। शिगवा तुरंत बोलती है नहीं, मुझे पहले आंटी के घर जाना है, वो मुझे बार बार कॉल कर रही है, और वो चली जाती है। बस स्टेशन पहुंचकर वो अपने कज़न को फ़ोन करती है और बोलती है पिकअप करने आ जाना, मैं आ रही हूँ। कज़न बोलता है दीदी वो कैसेट याद है ना, बस वही ले आना। शिगवा कहती है अच्छा मुझे पहले हॉस्टल जाना पड़ेगा, और सीधा हॉस्टल की तरफ निकल जाती है। शिगवा ऊपर जाकर कैसेट लेने वाली होती है और नीचे उतरने ही वाली होती कि रूममेट्स वहाँ आ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में रोंग भी वहाँ आ जाती। एक लड़की पूछती है रोंग तुमने जिंगशु से थोड़ा कोल्ड बिहेव किया है ना, क्या तुम्हें नहीं पता उसे बुरा लगा होगा? जिंगशु का नाम सुनते ही शिगवा चुप हो जाती। वो सोचती अच्छा है मैं दिखाई ही ना दूँ। तब रोंग कहती है तुम लोग क्या कहना चाह रही हो? क्या सिर्फ इसलिए कि जिंगशु को अच्छी जॉब और हाई सैलरी मिल गई है वो हमें इग्नोर करेगा? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आगे भी हम लोग वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। थोड़ी देर बाद तीनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शिगवा कैसेट उठा लेती है और बस में बैठ जाती है। बस में बैठते ही पुरानी यादें उसके दिमाग में घूमने लगती है। उसे याद आता है कि जब जिंगशु को पहली बार देखने के बाद वो सीधा अपने कज़न जिंग के पास गई थी और बोली थी सुन, जो लड़का तुझे ट्यूशन देने आता है ना वो मेरे डिपार्टमेंट का ही है, और मेरी रूममेट उसकी रूममेट के साथ रिलेशनशिप में है, मतलब हमारे बीच बहुत सारी कनेक्शन है। फिर शिगवा बोलती है अब मुझे लगता है यहाँ रहना ठीक नहीं है, मैं हॉस्टल चली जाऊँगी। जिंग ड्रामा करने लगता है अरे दीदी सिर्फ 10 मिनट में लड़के को देखकर तुम मुझे छोड़ के जा रही हो? हम लोग 3 साल से एक साथ रह रहे हैं, तुम सच में मेरी बहन हो? जिंग ऑलमोस्ट रो पड़ता है और शिगवा मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी कज़न गाड़ी लेके आ जाता है और शिगवा को पिकअप करके आंटी और अंकल के घर ले जाता है। वहाँ आंटी और अंकल शिगवा को खाना परोसते हैं और कहते हैं यहीं रुक जाओ ना बेटा, हॉस्टल में रहने की क्या ज़रूरत है? शिगवा कहती है मेरी थीसिस अभी कंप्लीट नहीं हुई है, रिसर्च वर्क बहुत है, कैंपस के पास रहूँगी तो ईजी रहेगा। जिंग बीच में मजाक करता है हाँ हाँ सिर्फ थीसिस के लिए ही हॉस्टल में रह रही है। तब बात निकलती है शिगवा के पेरेंट्स पर। अंकल कहते तुम्हारी मम्मी डिवोर्स के बाद बहुत स्ट्रगल कर रही होगी ना? आंटी तुरंत बोलती अरे नहीं, मैं रोज़ बात करती हूँ उससे, कभी ट्रैवल करते रहती है, कभी पार्टीज, कभी फन। ये सोच किसने तुम्हारे दिमाग में डाल दी है कि बिना हस्बैंड की ज़िंदगी मुश्किल होती है? वो बिल्कुल ठीक है। फिर आंटी शिगवा के फादर पर गुस्सा निकालती है तुम्हारे पापा ने अचानक डिवोर्स ले लिया, पहले बोलते थे बस बिजनेस पार्टनर है, जैसे ही बहुत रिच बने तुम्हारी मम्मी को छोड़ दिए, ऐसे सक्सेस का क्या फ़ायदा? अंकल बोलते हैं बस करो, बच्चों के सामने ये सब बातें मत करो। फिर आंटी अंकल शिगवा को बोलते अच्छा तुम पढ़ाई पर फोकस करो, अच्छी जॉब लो, बस वही ज़रूरी है। बाद में शिगवा हॉस्टल वापस आ जाती है। हॉस्टल में सब लोग बात कर रहे होते हैं, कैंपस इंटरव्यू आ रहा है, कौन कौन जा रहा है, ये सब
सुनकर शिगवा सोच में पड़ जाती है। उसे जिंगशू की बात याद आती है, अपने पैरों पर खड़ी होना सीखो। और तब शिगवा डिसाइड करती है मैं भी इंटरव्यू दूंगी। वो तुरंत इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती है। इंटरव्यू के दिन हॉस्टल की सारी गर्ल्स जल्दी जल्दी रेडी होने लगती है। शिगवा बोलती है मुझे बस 10 मिनट दे दो, मैं अभी आ रही हूँ। सब शौक होकर पूछते हैं तुम भी इंटरव्यू देने जा रही हो, अचानक क्या हो गया? सब लोग कैंपस इंटरव्यू के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में बात होती है, क्या जिंगशू और उसके रूममेट्स भी आ रहे हैं? शिगवा थोड़ा शौक होकर पूछती है जिंगशू भी आ रहा है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फ्रेंड बोलती है अरे मुझे खुद अभी पता चला, अगर पहले पता होता तो तुझे जरूर बताती। कैंपस पहुंचते ही शिगवा देखती है कि जिंगशू पहले से ही वहाँ वेट कर रहा होता है। उसके चेहरे पर थोड़ी थकान होती है, लेकिन जैसे ही शिगवा को देखता है उसका फेस पर हल्का सा स्माइल आ जाता है। दिल ही दिल में वो सोचता है अच्छा हुआ वो आ गई। सब स्टूडेंट पेयर में अलग हो जाते हैं। जिंगशू और रोंग एक साथ अंदर जाते हैं। अंदर प्रोसेस होता है। स्टूडेंट अलग अलग कंपनी के काउंटर पर जाकर रिज्यूमे सबमिट करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर कंपनी चेक करते हैं कि कैंडिडेट क्वालिफिकेशन के लायक है या नहीं। उसके बाद ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। रिज्यूमे देते वक्त रोंग बोलती है मैं यहाँ भी रिज्यूमे देना चाहती हूँ। जिंगशू कैजुअली बोलता है दे दो। दोनों अपना काम कंप्लीट करके बाहर आ जाते हैं। जिंगशू बोलता है अच्छा हुआ सारे रिज्यूमे अच्छी कंपनी में सबमिट हो गए, अब बस कॉल का वेट करना है। तभी शिगवा वहां आ जाती है। उसके हाथ में अभी भी 2 रिज्यूमे बचे होते हैं। शिगवा थोड़ा एम्बेरस्ड होकर बोलती है मैं अंदर देने ही जा रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं दे ही नहीं पाई। जिंगशू कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी जो रह गया है ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा, वेट करो। शेंगवान कंपनी है ना, वहाँ मेरी एक सीनियर जान पहचान की है, टाइम ख़त्म हो गया हो तो भी चलेगा, मैं खुद दे आता हूँ। ये कहकर जिंगशू शिगवा का रिज्यूमे ले लेता है और सीधा अंदर चला जाता है। शिगवा थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है और सोचती है ये बिना बोले इतना सब कुछ क्यों कर रहा है। अंदर जिंगशू बोल दीदी प्लीज़ ये रिज्यूमे एक्सेप्ट कर लीजिए। तभी एक हाथ आगे आता है और रिज्यूमे तुरंत ले लेता है। ये हाथ होता है हीरो यूशन का। यूशन रिज्यूमे देखकर कहता है फ़ोटो देखकर लग नहीं रहा कि ये आपका रिज्यूमे है। जिंगशू एक्सप्लेन करता है ये मेरी फ्रेंड का रिज्यूमे है, उसके पैर में चोट लग गई है और वो ज़्यादा देर वेट नहीं कर पाई, इसलिए मैं देने आ गया। यूशन पूछता है तो आप इंटरव्यू अटेंड नहीं कर रहे हैं? तब पास खड़ी एक लड़की बोलती है ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसे युवा बैंक में जॉब मिल चुकी है, वो भी 12 लाख पैकेज पर। यूशन थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है ओह वो कंपनी अच्छी कंपनी है, वैसे वो बिल्डिंग हमारे ऑफिस के पास ही है, इसीलिए तुम उसका रिज्यूमे यहाँ दे रहे हो? जिंगशू जल्दी से कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस ये कंपनी अच्छी है इसलिए यहाँ रिज्यूमे देना ज़रूरी है। इतना कहकर जिंगशू जल्दी से बाहर चला आता है। बाहर आकर शिगवा पूछती है रिज्यूमे कौन सी कंपनी में दिए? जिंगशू झूठ बोल देता है बस 2 रैंडम कंपनी में दे दिया हूँ। तब रोंग आती है और बोलती है मेरे टाइम पे तुमने क्यों नहीं बताया कि शेंगवान कंपनी में तुम्हारी जान पहचान है? जिंगशू थोड़ा हार्श टोन में बोलता है क्या रिकमेंडेशन के बिना रिज्यूमे एक्सेप्ट नहीं होती? उसके टोन से सब ऑकवर्ड हो जाते हैं। धीरे धीरे सब लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। तब रोंग अचानक बोलती है मेरा फ़ोन कहीं खो गया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। एक लड़की रोंग की बेस्ट फ्रेंड से पूछती है क्या रोंग को नया फ़ोन मिल गया? वो बोलती है नहीं यार, घर वालों ने डांट दिया है, फ़ोन अभी तक नहीं मिला, लेकिन मैंने हॉस्टल का रूम नंबर दे दिया है, शायद मिल जाए। सब लोग बोलते रहते हैं फ़ोन आ जाएगा, इंटरव्यू का टेंशन मत लो। तभी शिगवा के फ़ोन पर कॉल आ जाता है। कॉल शेंगवान कंपनी से होता है। शिगवा तुरंत बोलती एक मिनट और इंटरव्यू का डेट और टाइम लिखने लगती है। वो एक्साइटेड होकर बोलती है मुझे शेंगवान कंपनी से इंटरव्यू का कॉल आ गया है। ये सुनते ही रोंग का मूड बिल्कुल ऑफ हो जाता है, क्योंकि वही कंपनी रोंग का ड्रीम टारगेट थी। दिल दुखी होकर रोंग चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है हीरो यूशन पर, जो 1 साल पहले डॉक्टर था, अब वही इस कंपनी में मैनेजर बन चुका है। डॉक्टर की जॉब छोड़कर यहाँ कैसे आया, इसका बैक स्टोरी बाद में रिवील होगा। कैबिन में कोई बोलता है शिगवा नाम की एक लड़की के लिए इंटरव्यू अरेंज करना है, उसके फादर ने रिकमेंड किया है। यूशन थोड़ा सरप्राइज्ड होकर पूछता है ओह अच्छा। शिगवा इंटरव्यू की प्रैक्टिस करती है। वो इंटरव्यू से पहले नर्वस होकर बोलती है मुझे थोड़ा डर लग रहा है। फ्रेंड मजाक में बोलती है तुम यहाँ इंटरव्यू देने जा रही हो, कहीं जिंगशू की वजह से तो नहीं? शिगवा तुरंत डिनाई करती है नहीं यार ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट डे शिगवा सीधा इंटरव्यू हॉल के अंदर चली जाती है। वहाँ इंटरव्यूअर बोलता है
बेटा तुम्हारे फादर ने पहले ही सब बोल दिया है, ये बस एक फॉर्मल इंटरव्यू है। शिगवा शॉक हो जाती है। मेरे पापा ने यहाँ बात की है। उसी वक्त मीटिंग रूम में शिंगवान ग्रुप के सीनियर मेंबर बैठकर डिस्कशन कर रहे होते हैं। सेंग एक फैमिली रन कंपनी होती है। सब बोलते हैं नया प्रोजेक्ट के लिए शिगवा के फादर की कंपनी परफेक्ट रहेगी, उनका नाम अच्छा है, ग्रोथ फास्ट है। सब एग्री कर रहे होते हैं, लेकिन यूशन अलग ओपिनियन देता है। वो कहता है मुझे नहीं लगता ये कंपनी प्रोजेक्ट के लिए राइट है। हो सकता है वो नए और पावरफुल हो गए हों, लेकिन हमें बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग वाली कंपनी को ही प्रोजेक्ट देना चाहिए। पॉइंट पे पॉइंट डिस्कस होता है। फाइनली सीनियर कहते हैं अच्छा जैसे तुम कह रहे हो वैसे ही करते हैं। सब शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि यूशन नॉर्मली मीटिंग्स में चुप रहता है, इंटरफेयर नहीं करता। आज पहली बार उसने खुलकर अपोज किया होता है। लोग बातें करते हैं, लगता है यूशन से बात करनी पड़ेगी। डॉक्टर रह चुका है जिससे सर्जन का नाइफ हैंडल करने आता है, वो सिचुएशन भी अच्छे से हैंडल करता है। यूशन अपनी ऑफिस विंडो से पास वाली बिल्डिंग को देखता है। उस बिल्डिंग में जेंगशु का ऑफिस होता है और उसे देखकर कुछ सोचने लगता है। इधर शिगवा इंटरव्यू कंप्लीट करके हॉस्टल में वापस आती है। सब साथ में लंच कर रहे होते हैं। फ्रेंड्स पूछते हैं इंटरव्यू कैसा गया। शिगवा बोलती है इजी था, लगता है सिलेक्शन हो जाएगा, बस ये डिसाइड करना है कि ज्वाइन करूं या नहीं। वो खाना ख़त्म करके बोलती है मैं चलती हूँ। तब एक फ्रेंड याद दिलाती रोंग तो वहीं जाना चाहती थी, उसे कॉल भी नहीं आया। अगर तू मना करेगी तो उसे बुरा लगेगा। शिंगवा रियलाइज़ करती अच्छा हाँ मैंने तो इस एंगल से सोचा ही नहीं। उसी रात रोंग जेंगशु के घर चली जाती है। जेंगशु का घर एक सिंपल नॉर्मल सा हाउस होता है। जेंगशु और उसका भाई बाहर होते हैं। उसकी मॉम रोंग को अंदर बुलाती है। बैठो बेटा, इंटरव्यू कैसा चल रहा है। रोंग थोड़ा फोर्स्ड स्माइल के साथ बोलती है अच्छे चल रहे हैं आंटी। फिर जेंगशु और उसका छोटा भाई मार्केट से वापस आते हैं तो रोंग को देखकर जेंगशु कैजुअली पूछता है बताओ क्या चाहिए। तब रोंग डायरेक्टली बोलती है तुम्हें पता है ना शेंगवान कंपनी में तुम्हारी जान पहचान की सीनियर काम करती है, क्या तुम थोड़ा सा चेक करके बता सकते हो कि मेरी इंटरव्यू एप्लीकेशन का क्या हुआ। जेंगशु थोड़ा सोचकर बोलता है ओके मैं पूछ लेता हूँ। अगले दिन शिगवा लाइब्रेरी में होती है। तब उसके फ़ोन पर शेंगवान कंपनी से कॉल आता है। एचआर डिपार्टमेंट से बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन के लिए आपको सिलेक्ट किया गया है। ये सुनते ही शिगवा बहुत खुश हो जाती है। उसके मन में एक ही बात चल रही होती है देखा पापा की हेल्प के बिना भी मैं खुद अपनी मेहनत से कुछ अचीव कर सकती हूँ। फिर उसकी एक दोस्त का मैसेज आता है शिगवा जल्दी आ कुछ बात करनी है। जैसे ही शिगवा पहुँचती है उसे कुछ अजीब सा फील होता है। सारे रूममेट्स बहुत सीरियस और कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ शिगवा को देख रहे होते हैं। शिगवा कंफ्यूज्ड होकर पूछती है क्या हुआ, सब इतने चुप चुप क्यों हैं। तब उसकी नज़र रोंग पर पड़ती है। रोंग गुस्से और दर्द से भरी आवाज़ में बोलती है तुम जैसी घटिया इंसान को मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। शिगवा शॉक हो जाती है। रोंग बोलती है मुझे शेंगवान कंपनी से कॉल आया था लैंडलाइन पर और उसी वक्त रूम में सिर्फ तुम ही थी, मतलब फ़ोन तुमने उठाया होगा, पर तुमने मुझे एक शब्द भी नहीं बताया और इसी वजह से मेरा इंटरव्यू मिस हो गया। शिगवा तुरंत बोलती है तुम मुझ पर शक कर रही हो सकता है कोई फ़ोन उठाया ही ना हो या मैं सो रही हूँ। रोंग गुस्से में बोलती है फ़ोन 1 मिनट तक रिंग हुआ था, प्रूफ भी चेक कर लिया है मैंने, सच सच बताना तुमने ऐसा क्यों किया। उसी वक्त जेंगशु वहाँ खड़ा सब कुछ चुपचाप देख रहा होता है। शिगवा इमोशनल होकर बोलती है मुझे तुमसे जलन क्यों होगी, तुम्हारा इंटरव्यू मिस हो जाए इससे मुझे क्या मिलेगा। तब रोंग और ज़्यादा जहर उगलकर बोलती है क्योंकि तुम्हारी नज़र जेंगशु पर है, तुम चाहती हो कि मैं वहाँ काम ना करूं और तुम उसके पास वाले ऑफिस में काम करो। जेंगशु बीच में बोलता है बस करो थोड़ा शांत हो जाओ। शिगवा बोलती है अगर मैं चाहती भी कि तुम्हें कॉल ना आए तो हॉस्टल के लैंडलाइन पर कॉल ही नहीं आता। तुम्हें लगता है पैसों के दम पर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रोंग चिल्लाकर बोलती है हाँ मुझे पता है तुम सब कुछ कर सकती हो। अब शिगवा फ़ोन उठाती है और बोलती है रुको मैं अभी उस ऑफिस को फ़ोन करती हूँ। वो नंबर डायल करती है। सारे लोग बोलते हैं शिगवा पागल पर मत करो। फ़ोन कान से लगाकर शिगवा बोलती है हेलो एचआर डिपार्टमेंट। तभी जेंगशु अचानक फ़ोन छीन लेता है और बोलता है सॉरी गलत नंबर लग गया। पर तभी कॉल से आवाज़ आती है ये नंबर इनवैलिड है, मतलब ये नंबर एग्जिस्ट
ही नहीं करता है। शिगवा बिल्कुल शौक और बेइज्जत महसूस करती है। रोंग उसे घूरकर बोलती है, तुम इतनी नीचे गिर सकती हो, मुझे अंदाज़ा नहीं था। शिगवा बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कसम खा के कह रही हूँ। पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। बेइज्जती और दर्द से भरी शिगवा वहाँ से रोते रोते भाग जाती है। यहीं पर दिखाया जाता है कि शिगवा और जेंगशु के बीच क्या रिलेशन है। जब शिगवा हॉस्टल में आई थी तब उसके फ्रेंड ने पहले ही गेस कर लिया था। तुम जेंगशु की वजह से ही ना मामा के घर से हॉस्टल शिफ्ट हुई हो? शिगवा हाँ बोल देती है और मुस्कुराकर कहती है, क्या इतना क्लियरली दिख जाता है? शिगवा किसी से सुन लेती है कि रोंग और जेंगशु काफ़ी क्लोज है, लेकिन फिर भी उनके बीच लव जैसा कुछ क्लियर दिख नहीं रहा। इसी कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए शिगवा खुद रोंग से जाकर पूछती है। रोंग बोलती है, नहीं कुछ नहीं है। ये सुनकर शिगवा रिलैक्स हो जाती है और बोलती है, अच्छा फिर ठीक है। इसी बात के बाद शिगवा सीधा जेंगशु के पास जाकर प्रपोज कर देती है। वो बोलती है, मुझे तुम बहुत पसंद हो। जेंगशु शिगवा को देखता है और थोड़ी देर बाद बोलता है, सॉरी। शिगवा थोड़ा एम्बैरेस्ड होकर बोलती है, शायद मैंने बहुत जल्दी तुम्हें बोल दिया। फिर खुद ही कहती है, कोई बात नहीं, तुम टाइम ले लो, सोच लो। ये कहकर शिगवा वहाँ से चली जाती है। बाद में एक दोस्त शिगवा को बोलती है, तुम्हें पता है ना, कॉलेज में सबको लगता है कि रोंग और जेंगशु ही इंड गेम कपल है। चाहे ऑफिशियली रिलेशनशिप ना हो, पर लोग उन्हें हमेशा जोड़ी ही मानते हैं। ये सुनकर शिगवा बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। वो बोलती है, मुझे सच में नहीं पता था। अगर पता होता तो मैं कभी प्रपोज नहीं करती। शिगवा तुरंत जेंगशु को मैसेज भेजती है, सॉरी मुझे नहीं पता था। अगर पता होता तो मैं कभी नहीं बोलती। प्लीज़ इस बात को भूल जाओ। लेकिन जेंगशु रिप्लाई ही नहीं करता। ये बात याद कर कर शिगवा पहले भी रोई थी और अब दोबारा अकेली बैठकर रो रही होती है। वो खुद से कहती है, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ बन गई, सबके सामने कितनी बेइज्जती हो गई। दुखी मन से शिगवा घर चली जाती है और सीधा अपने रूम में लेट जाती है। अगली सुबह शिगवा इन्वेस्टिगेशन करती है। उसके बाद हॉस्टल के रूम में जाकर कुछ सामान पैक कर रही होती है। तभी रोंग आती है और पूरा शो ऑफ करके कहती है, जेंगशु ने मुझे फ़ोन गिफ्ट किया। शिगवा शांत रहती है और बस बोलती है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, और बाहर निकल जाती है। उसके बाद शिगवा की क्लोज फ्रेंड फैंग हॉस्टल में इंटर होती है और बोलती है, मैं सिर्फ 2-3 दिन बाहर गई थी और यहाँ सबके चेहरे लटके हुए क्यों हैं? उसी वक्त रोंग फ़ोन पर बात कर रही होती है और बोलती है, शेंगवान कंपनी ने मुझे एक और चांस दे दिया। साथ ही वो बोल देती है, इस सब के पीछे मेरी रूममेट का हाथ था। फैंग शॉक्ड होकर पूछती है, क्या बात कर रही हो? तब फैंग सच बोल देती है, जब उस दिन कॉल आया था फ़ोन मैंने उठाया था। शेंगवान कंपनी से कॉल आया था, मैंने बोला रोंग रूम में नहीं है। उन्होंने कहा बाद में फ़ोन करेंगे और कॉल कट कर दिया। मुझे भी नहीं पता था कि किस चीज़ के लिए कॉल था और उसके बाद मैं घर चली गई। ये सुनते ही सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद फैंग शिंगवान को कॉल करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। फैंग ने सबको गैदर करके बोलती है, शिंगवान का नाम ऑलरेडी बहुत डैमेज हो चुका है, इसलिए मैंने आज सबको बुलाया है। वो प्रूफ दिखाती है, ये देखो टैक्सी बिल। जिस टाइम का कॉल आया था उस वक्त मैं रूम ही में थी। उसी वक्त शिंगवा भी वहाँ आ जाती है। फिर वो आगे बोलती है, मैंने कंपनी के एक जान पहचान वाले से बात की। उन्होंने बोला कि उन्होंने कॉल इसलिए कट किया क्योंकि बाद में कॉल करेंगे कह दिया था। इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है और सबके सामने सच पूरी तरह क्लियर हो जाता है। शिगवा पर लगाया गया सारा इल्ज़ाम गलत साबित हो जाता है। फैंग रिलीफ के साथ बोलती है, अच्छा हुआ, मुझे लगा था सारा ब्लेम मुझ पर आ जाएगा। सब कुछ क्लियर होने के बाद शिगवा फाइनली रिलीफ फील करती है। वो बोलती है, तुम लोगों ने मेरी हेल्प की, थैंक यू। उसके बाद शिंगवा अपनी दोस्तों के साथ हॉस्टल की तरफ जा रही होती है। उसकी 2 दोस्त उसे रोक कर कहती है, सॉरी यार, उस दिन हमने भी थोड़ा तुम पे डाउट किया, हमें तुम्हारा सपोर्ट करना चाहिए था। शिगवा स्माइल के साथ बोलती है, कोई बात नहीं, अब सब ठीक है, बस अब मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ। वो अपनी फ्रेंड का हाथ पकड़कर बोलती, देखो मैंने कितना सब कुछ फेस किया है। फ्रेंड्स उसे समझाते हैं, कॉलेज में ये बात ऑलरेडी फैल चुका है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सबको सच पता चल गया है, अब खुश हो जाओ। फिर उसके बाद वो लोग हॉस्टल की तरफ निकल जाते हैं। उधर जेंगशु को भी ये बात पता चल चुकी होती है
कोई उसे फ़ोन पर सब बता देता है। जेंगसु बस बोलता है अच्छा ठीक है, फ़ोन कट करता है। तभी जेंगसु की माँ आती है और कहती है अच्छे से पढ़ाई की, अच्छी जॉब मिल गई है, बेटा तुमने बहुत मेहनत की है। जेंगसु जवाब देता है नहीं माँ, आप लोगों ने ज़्यादा मेहनत की है। माँ बोलती है अब जॉब लग गई है तो ज़िंदगी में सेटल होने का भी सोचो। मैंने सुना है रोंग का फ़ोन मिस हो गया था तो तुमने उसे नया फ़ोन दिलवा दिया। तुम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हो, सोच समझ के फैसला लो। जेंगसु थोड़ा सीरियस होकर बोल देता है माँ इस टॉपिक पर बात मत करो। अगली सुबह शिगवा कॉलेज ऑफिस रूम के अंदर जाने के लिए आती है और वहीं पहले से जेंगसु खड़ा होता है। उस इंसल्ट और मिस अंडरस्टैंडिंग के बाद ये पहली बार होती है जब दोनों एक दूसरे को सामने से देखते हैं। बस एक साइलेंट आई कांटेक्ट, कोई बात नहीं, कोई शब्द नहीं, और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।